नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को आज भी पाठशाला पर स्वागत। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो राज्य कृषि सेवा परीक्षा का एग्ज़ाम 18 अगस्त को होने वाला है, तो उसी के लिए यहाँ पर पिछले वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको विस्तृत रूप से हम सभी लोग हल कर रहे हैं। तो उसमें हम सभी लोगों ने करीब 100 क्वेश्चन कर लिए थे। आगे बढ़ते हैं 101 नंबर क्वेश्चन पर, जो हमारी आज की क्लास है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपको कुछ युग्म दिए हुए हैं, उनसे संबंधित आप लोगों को विचार करने हैं। कौन सा सही जवाब है उसका चुनाव करना। तो प्रजनक बीज सुनहरा पीला, आधार बीज सफेद, प्रमाणित बीज बैंगनी, सत्यांकन बीज नीला। कह रहा है कि इसमें कौन से युग्म सही रूप से कह सकते हैं कि मिले हुए हैं। तो पहले हम सब लोग क्या करते हैं, अलग नोट कर लेते हैं इसको, फिर इसको समझते हैं। जैसे जो ब्रीडर सीड है दोस्तों, इनका रंग कैसा होता है? ब्रीडर सीड का जो ब्रीडर सीड होते हैं, अगर इनके कलर की बात की जाए तो इनका कलर कैसा होता है? तो इनका कलर गोल्डन येलो होता है। आपका गोल्डन येलो हो गया ब्रीडर सीड का। अगला हमारा है फाउंडेशन सीड। अगला क्या दिया हुआ है? फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड जो होते हैं इनका कैसा कलर रहता है? तो व्हाइट रहता है। फाउंडेशन सीड का आपका व्हाइट हो गया। अगला हमारा हो गया सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड जो होते हैं उनको उनका अजार ब्लू या फिर ब्लू होता है। अगला आपका क्या होगा? सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड को हम सभी लोग, इसका कलर कैसा रहेगा? तो इसका कलर आजार ब्लू या फिर ब्लू ब्लू रहता है। आजार ब्लू, ये हो गया सर्टिफाइड सीड। अगला हमारा टीएल सीड हो गया। तो टीएल सीड होते हैं उनमें किसी प्रकार का कोई कलर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। टीएल सीड, जो टीएल सीड होते हैं, नो कलर। नो कलर टैग। अब अपने युग्म का मिलान करते हैं, कौन कौन सा इसमें सही है दोस्तों। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका फाउंडेशन बीज, जिसे हम सभी लोग आधार बीज भी कहते हैं। तो देखिए, फाउंडेशन बीज दिया हुआ है जिसे आधार बीज के नाम से भी जानते हैं। तो इसका कलर क्या हो जाएगा? व्हाइट होता है। तो आप कह सकते हैं कि ये आपका सही सुमेलित है। वहीं जो प्रजनक बीज, ब्रीडर बीज का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गोल्डन येलो। तो यह भी कह सकते हैं कि सही सुमेलित है। जो ब्रीडर होते हैं प्रजनक बीज, इनका पीला, सुनहरा पीला इनका जो होता है कलर होता है। वहीं जो प्रमाणित बीज है, सर्टिफाइड बीज, इनका किस प्रकार का? सर्टिफाइड ब्लू, या सभी लोग देख सकते हैं अजार ब्लू कहते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है आपका बैंगनी कलर, ये देख सकते हैं इसको बैंगनी दिया हुआ है, जबकि इसका होता क्या है प्रमाणित बीज का? प्रमाणित बीज का दोस्तों ब्लू होता है, नीले कलर का होता है। ये देख सकते हैं सभी लोग। सत्यांकन बीज जो टीएल सीड होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई टैग नहीं लगा होता है। इनको सभी लोग क्या कहते हैं? टीएल सीड कहते हैं। तो इसमें किसी प्रकार का टैग नहीं लगा होता है। तो आपके कौन से सही सुमेलित? 1 और 2। आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 2। तो एक बार फिर से समझते हैं, क्योंकि कई बार इसको लेकर के प्रश्न बने हुए हैं, कई बार सुमेलित हुए आए हैं। और जो वनडे एग्जाम है, जो टीए का एग्जाम है या किसी अन्य परीक्षा में पूछे गए तो सीधे तौर पर पूछे गए। जैसे कि इस बार आर का जो एग्जाम हुआ था, सीड टेक्नोलॉजी से लेकर के कई प्रश्न उसमें आए हुए थे। खैर, जो ब्रीडर सीड होता है वह गोल्डन येलो होता है। किस प्रकार का होता है? तो ब्रीडर सीड गोल्डन येलो। फाउंडेशन जो सीड होता है व्हाइट कलर का होता है। सर्टिफाइड सीड आजार ब्लू होता है। और जो टीएल सीड होता है उसको कह सकते हैं कि उसमें किसी प्रकार का कोई कलर टैग नहीं लगा होता, नो कलर टैग इन टीएल सीड। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में विचार करें। अम्लीय मृदा में फास्फोरस की उपलब्धता कम होती है। कह रहा है कि जो अम्लीय मृदा है उसमें फास्फोरस की जो उपलब्धता होती है कम होती है। फास्फोरस का अम्लीय मृदा से विशालन हो जाता है। आपके ऑप्शन है ए सही है, कह रहा है कि ए सही है किंतु आर गलत है। कह रहा है कि आर सही है किंतु ए गलत है। दोनों कह रहा है या फिर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। या फिर कह रहा है कि दोनों ए आर गलत है। तो इसके सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले देख लेते हैं कौन कौन से बिंदु सही हैं। तो
अम्लीय मृदा में फास्फोरस की उपलब्धता कम होती है। यह बात बिल्कुल ही सत्य है कि अम्लीय मृदा में फास्फोरस की जो उपलब्धता होती कम होती। ऐसा होता क्यों? तो फास्फोरस अम्लीय भूमि में अनुपलब्ध रूप में उपस्थित रहती है। कह सकते हैं ऐसा होने के पीछे कारण क्या है कि अम्लीय मृदा में फास्फोरस की जो उपलब्धता होती कम होती है। तो फास्फोरस जो होती है अम्लीय भूमि में अनुपलब्ध रूप में होती है। फास्फोरस स्थिर होने के कारण किसी प्रकार की मृदा में निछालन या बहाव नहीं होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए सही है, किंतु आर गलत है। कह रहे कि अम्लीय मृदा में फास्फोरस की उपलब्धता कम होती है। अच्छा, फास्फोरस में स्थिरीकरण की जो शक्ति होती है वो अधिक पाई जाती है। तो स्थिर होने की, इम्बॉइल होने की वजह से क्या होता है कि किसी प्रकार की मृदा में निछालन या बहाव नहीं होता है। नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो इसकी स्थिर होने, प्रगत होने के कारण। इम्बॉइल होने के कारण, इसकी जो स्थिर होने के कारण किसी प्रकार की मृदा में कोई प्रकार का निछालन या फिर कह सकते हैं बहाव नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। तो जेंथिन के ऑक्सीकरण के लिए उत्प्रेरक एंजाइम जेंथिन डिहाइड्रोजिनेज में कौन सा तत्व पाया जाता है? आपका प्रश्न है कि जेंथिन के ऑक्सीकरण के लिए उत्प्रेरक एंजाइम, यहाँ कह रहा है कि जो जेंथिन है उसके ऑक्सीकरण के लिए उत्प्रेरक एंजाइम जेंथिन डिहाइड्रोजिनेज में। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि जेंथीकरण के ऑक्सीकरण के लिए उत्प्रेरक एंजाइम कौन सा? तो उत्प्रेरक जो एंजाइम हो जाएगा आपका जेंथिन डिहाइड्रोजिनेज हो जाएगा। अब कह रहे इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है जिंक, मैग्नीज, बोरान, मोलिब्डेनम। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा कि जेंथिन के कारण ऑक्सीकरण के लिए उत्प्रेरक एंजाइम जेंथिन हाइड्रोजिनेज में मोलिब्डेनम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो आपका सही जवाब डी हो जाएगा दोस्तों, मोलिब्डेनम पाया जाता है। मोलिब्डेनम पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो पहले नजर डालते हैं कि हमारा प्रश्न क्या है। एडिनोस, इधर दिए हुए हैं पौधे का नाम, इधर आपका पौधे का नाम दिया हुआ है और इधर आपको फूल का रंग दिया हुआ है। एडिनोस का कह रहा है कि एडिनोस जो पौधा होता है उसमें जो फूल होते हैं उनका रंग कैसा होता है? पीला होता है। अगला आपका विकल्प दिया हुआ है कि एस्टर जो होता है उसका फूल का रंग कैसा होता है? नीला होता है। या फिर कह रहा है कि एडनोस का पीला, एस्टर का नीला, या लिलियम का बैंगनी, या फिर आस्ट्रोमेरिया मार्गरेट का लाल होता है। तो पहले तो हम सभी लोग जैसे कि हल करते हैं, इसको पहले अलग नोट करते हैं, फिर अपने कोड की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, हमारा ए दिया हुआ है एडेनोस, एडोनिस। तो अगर बात की जाए एडोनिस जो पौधा होता है उसमें फूल का रंग कैसा होगा? तो पीले रंग का होता है दोस्तों, येलो होता है। कैसा होता है? तो येलो होता है। अगला हमारा दिया हुआ है कि जो एस्टर होता है उसका कैसा होता है, उसमें फूल का रंग कैसा होता है? एस्टर, तो एस्टर का जो फूल का रंग होता है कैसा होता है? नीला होता है। अगला हमारा दिया हुआ है कि लिलियम, लिलियम सी क्या दिया हुआ है? लिलियम। लिलियम में कैसा कलर होता है फूल का? तो पर्पल होता है दोस्तों, बैंगनी होता है। पर्पल हो गया। अगला आपका आस्ट्रोमेरियम मार्गरेट, इसका कैसा कलर होता है? आल्ट्रोमोरिया मार्गरेट, आस्ट्रोमोरिया जो मार्गरेट होता है इसका कलर कैसा होता है? तो इसका कलर लाल होता है। तो एडमोस का जो कलर होता है पीला होता है, एस्टर का ब्लू होता है। सभी लोग अब इसमें मिलान करते हैं कौन कौन सा आपका सही है। तो एडिनोस का जो कलर होता है कैसा होता है? पीला होता है, ये सही बात है। एस्टर का कैसा होता है? नीला होता है, ये भी सही बात है। लिलियम का कैसा होता है? पर्पल बैंगनी होता है, यह भी सही है। और आस्ट्रोमोरिया मार्गरेट का कैसा होता है? तो लाल कलर का होता है फूल का रंग। तो 1 2 3 4, पहले का ए का 1, बी का, इसमें देखिए क्रमवार कौन दिए हुए हैं, 1 2 3 4। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ये सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको भी सही सुमेलित करना है तथा नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है।
कुछ शाकनाशी समूह दिए हुए और शाकनाशी से प्रभावित प्रक्रियाएं कौन कौन सी उसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो आपके ऑप्शन है ट्रिया जीन्स, जो ट्रिया जीन्स है उसको किस शाकनाशी से प्रभावित प्रक्रिया क्या है, शाकनाशी समूह से प्रकाश संश्लेषण। आपका ऑप्शन दिया हुआ बाईपाइरिडिलियम, न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन संश्लेषण, देख सकते हैं आप सभी लोग, कार्बोमेट्स झिल्ली के कार्य, या फिर सल्फोनाल यूरिएज कोशिका विभाजन। कौन सा एक ऐसा शाकनाशी समूह है, शाकनाशी से प्रभावित प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं, इनको नोट करते हैं, फिर इसमें हम सभी लोग मिलान करते हैं कोड का कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका ए दिया हुआ ट्रिया जीन्स, क्या दिया हुआ है, ट्रिया जीन्स की अगर हम बात करें हम सभी लोग, तो ट्रिया जीन्स का सही मिलान क्या हो जाएगा, ट्रिया जीन्स जो होता है झिल्ली के कार्य में सहायक होता है। इसमें तो झिल्ली के कार्य, ट्रिया जीन्स का आपका क्या हो गया, झिल्ली के कार्य हो गया। अगला बी हमारा क्या है, बाईपाइरिडियम, बाईपाइरिडिलियम, बाईपाइरिडिलियम की बात की जाए तो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है, प्रकाश संश्लेषण। अगला हमारा सी है कार्बोमेट्स, कार्बोमेट्स, तो इसका संबंध किससे है, तो कोशिका विभाजन से। अब आपका अंतिम बचा हुआ सल्फोनाइल यूरिएज, इसका संबंध न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन संश्लेषण से है। आपका डी क्या है, इसको इधर नोट कर लेते हैं, आपका डी क्या है, सल्फोनाल यूरिएज। न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन संश्लेषण। न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन संश्लेषण। अब हम सभी लोग मिलान करते हैं, नजर डालते हैं क्या इसका सही हो जाएगा। तो ट्रिया जीन्स का संबंध किससे, झिल्ली के कार्यों से है, तो देख सकते हैं आप लोग इसका क्या हो जाएगा, ए का थर्ड। अब आइए अपने कोड की ओर, ए में किसका थर्ड दिया, लास्ट में ही दिया हुआ है, बाकी इसमें भी नहीं दिया, इसमें भी नहीं दिया, इसमें नहीं दिया, इसमें दिया हुआ है। तो झिल्ली के कार्य संबंध, ट्रिया जीन्स का संबंध झिल्ली के कार्यों से है। बाईपाइरिडियम का संबंध किससे, प्रकाश संश्लेषण से। बाईपाइरिडियम का संबंध किससे है, प्रकाश संश्लेषण से। तो बी का फर्स्ट किस में है, बी का फर्स्ट भी इसमें। अगला आपका कार्बोमेट्स, कार्बोमेट्स का संबंध किससे, कोशिका विभाजन से है। सी का फोर हो गया, सभी लोग देखिए इसमें सी का फोर नहीं दिया हुआ है दोस्तों, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको देखते हैं। ट्रिया जीन्स का संबंध किससे है, आपका झिल्ली के कार्यों से हो जाएगा। और बाईपाइरिडियम का संबंध किससे, प्रकाश संश्लेषण से हो जाएगा। कार्बोमेट्स का संबंध कोशिका विभाजन से है, तो सी का फोर्थ किसमें, इसमें सी के फोर्थ में, बी में दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और अगर बात की जाए अपना सल्फोनाल यूरिएज, तो सल्फोनाल यूरिएज जो न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, इधर देख लीजिए इसमें, तो डी का सेकंड हो जाएगा इसका, डी का सेकंड किसमें है, इसमें इसमें दिया हुआ है डी का सेकंड, बी का फर्स्ट। इधर नीचे नोट करके कोड देख लेते हैं क्या सही होगा इसका जवाब। ट्रिया जीन्स का संबंध किससे, झिल्ली के कार्यों से, तो आपका हो जाएगा थर्ड। वहीं बी पाइरिडियम है जिसका संबंध प्रकाश संश्लेषण से है, वन, थर्ड वन हो गया आपका। कार्बोमेट्स कोशिका विभाजन से संबंधित है, फोर हो गया आपका। वहीं जो सल्फोनाल यूरिएज है न्यूक्लिक प्रोटीन संश्लेषण से, इसका संबंध किससे हो गया, तो थ्री, तीन, एक, चार, दो, किसी में ऑप्शन में है, इसमें दिया हुआ नहीं है दोस्तों, हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो, लेकिन जो बताया गया कोट है ये इसमें ये दिया हुआ है।
जो बताया गया कूट था उसका सही जवाब बी था, लेकिन मेरे ख्याल से कूट ये होना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग देख सकते हैं, मैं बता भी दे रहा हूँ कि जो आंसर शीट में बताया गया था उसका कूट ये, किंतु यहाँ पर देखा जाए 3 1 4 सही हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रिया जीन्स होते हैं झिल्ली के कार्यों से संबंधित है, बाइपाइरिडियम जो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है, कार्बोमेट्स कोशिका विभाजन से संबंधित है, सल्फोनाल यूरियन न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है। तो बाकी सभी लोग एक क्रम याद, ये इनको याद रखिए किसका संबंध किससे है। कोड तो खैर एग्जाम में जिस हिसाब से आएगा उस हिसाब से लगा सकते हैं सभी लोग। आगे बढ़ते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूचक फसल बरसीम, कह रहा है कि जो सूचक फसल है कौन सी है, बरसीम है। साइलेज फसल सूरजमुखी, एवेन्यू फसल अरहर, वेयर फसल आलू। इसके सही जवाब क्या है तो इसको समझते हैं दोस्तों। सूचक फसल कौन सी है आपकी, सूरजमुखी। सूचक फसल क्या हो जाएगी, सूरजमुखी। तो ए का सेकंड हो गया आपका पहले। तो साइलेज फसल कौन सी है, बरसीम एक प्रकार की साइलेज फसल है, तो फर्स्ट हो गया। अब देखा जाए तो इसमें यहीं से मिल गया आपका, देखिए 2 1 फिर 3 4। और एवेन्यू क्रॉप कौन सी, तो एवेन्यू क्रॉप आपकी अरहर हो गई। वहीं जो वेयर फसल कौन सी, तो आलू हो गई। 2 1 3 4, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। सूचक फसल कौन सी है, सूरजमुखी एक सूचक फसल है। साइलेज फसल कौन सी, बरसीम। एवेन्यू फसल अरहर हो गई आपकी, और वेयर फसल आलू हो गई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से माहू की क्षति पहुंचाने वाली अवस्था कौन सी, कह रहा है कि जो माहू है किस स्टेज में वह क्षति पहुंचाने का कार्य करती है। प्रौढ़, निम्फ, प्रौढ़ और निम्फ। जो माहू की स्टेज होती है क्षति पहुंचाने वाली दोस्तों, ये काफी ज्यादा पूछे जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न। प्रौढ़ और निम्फ एफिड जो होते हैं, इनकी दोनों अवस्थाएं, प्रौढ़ और निम्फ जो दोनों अवस्थाएं होती हैं, एडल्ट तथा निम्फ, ये फसल क्षति पहुंचाने का कार्य करती हैं। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस पदार्थ में गंधक अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। जो गंधक है किस पदार्थ में अधिकतम पाया जाता है, आपके ऑप्शन हैं अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, या फिर सिंगर सुपर फास्फेट, या जिप्सम। तो अमोनियम सल्फेट में गंधक की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है दोस्तों, किसमें, तो अमोनियम सल्फेट में गंधक की सबसे ज्यादा मात्रा किसमें पाई जाती है, अमोनियम सल्फेट। चौबीस % होता है। एस कितना होता है, 24% होता है। और एन कितना होता है, 21% होता है। नाइट्रोजन जो होती है कितनी होती है, 21% होती है। अमोनियम सल्फेट की अगर बात की जाए, सल्फर कितना रहेगा, तो 24% रहेगा। ठीक है, अमोनियम सल्फेट में सल्फर की मात्रा 24%। वही जो नाइट्रोजन होता है अमोनियम सल्फेट में, नाइट्रोजन की मात्रा करीब कितनी होती है, तो 21% के आसपास होती है। जहां भी कोट आपको मिलान करने हैं सही मिलान कीजिए। नीचे दिए गए कोटों को अंडा, केसिन की कह रहा है कि जो कुछ उत्पाद आपको दिए हैं और इन उत्पादों में किस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, इसकी बात की जा रही है। तो आपको मिलान करने, अंडे में किस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, कह रहा है कि केसिन पाई जाती है। दूध में कैरोटीन पाई जाती है। मांस में मायोसिन या ऊन में एल्ब्यूमिन पाई जाती है। तो नोट करते हैं, फिर अपने कोट की ओर बढ़ते हैं, किसमें क्या पाया जाता है इसको समझते हैं। तो अंडा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों, अंडे में एल्ब्यूमिन पाई जाती है। अंडे में क्या पाई जाती है, अंडे में एल्ब्यूमिन पाई जाती है। वहीं आपका अगला क्या है, दूध। दूध में आप सभी लोग जानते ही हैं केसिन पाई जाती है। दूध में क्या पाई जाती है, केसिन। दूध में केसिन पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, तो मांस दिया हुआ है, अगला आपका जो मांस दिया है, मांस में क्या पाया जाता है, मांस में मायोसिन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मायोसिन। मांस में मायोसिन पाई जाती है। वहीं जब ऊन की बात हो तो ऊन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ऊन में कैरोटीन पाई जाती है। ऊन में क्या पाया जाता है, तो ऊन में कैरोटीन पाई जाती है। अब आइए अपने उनको मिलान करते हैं। तो अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी, एल्ब्यूमिन। ठीक है, तो इधर लिखते हैं 4 हो गया। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी, केसिन। तो पहले 1 4 1
देखते हैं, देखा जाए इसमें 4A किसमें दिया हुआ है, आपका डी ऑप्शन में दिया हुआ है। वहीं मांस किसमें पाया जाता है, तो मांस में मायोसिन पाई जाती है और ऊन में क्या पाई जाती है, केरोटिन पाई जाती है। तो 4-1-3-2 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या, तो 4-1-3-2 ये आपके कूट हो गया। डी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी, एल्ब्यूमिन। दूध में केसीन, मांस में मायोसिन, ऊन में केरोटिन पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसको भी आपको सही से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए हुए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। आपके ऑप्शन हैं संपूरक, कुछ उत्पादों के प्रकार हैं और उदाहरण दिए हैं। संपूरक कौन कौन से, गेहूं और जौ। प्रतियोगी कौन से, गेहूं और डेयरी। अनुपूरक भूसा कौन सा है, गेहूं का दाना। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, कह रहा है कि अनुपूरक कौन सा है, गेहूं का दाना और भूसा। ये इधर हो जाएगा। तो अनुपूरक क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन, गेहूं का दाना और भूसा। संयुक्त क्या है, गेहूं और मुर्गी पालन। तो इसके सही जवाब क्या है दोस्तों, उन पर नजर डालते हैं। तो आपके संपूरक क्या कहलाएंगे, जो इसको अब आइए मिलाते हैं इसको। संपूरक गेहूं और डेयरी हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पहला ऑप्शन क्या हो गया, 2 हो गया। इधर नोट करते हैं। ए का किससे संबंध है, 2 से संबंध है। तो संपूरक हो गया आपका गेहूं और डेयरी। प्रतियोगी क्या हो जाएंगे, गेहूं और जौ। ये प्रतियोगी उत्पाद है। तो उसके बाद आपका 2 के बाद 1 हो गया। नीचे देखिए किसमें 2 के बाद 1 है, तो देख लीजिए 2 के बाद 1 सिर्फ डी ऑप्शन में, ना कि और किसी में नहीं है, अन्य ऑप्शन में नहीं। डी में है 2, 1, 4, 3। अनुपूरक आपका क्या हो जाएगा, गेहूं और मुर्गी पालन। गेहूं और मुर्गी पालन ये अनुपूरक हो गए। वहीं संयुक्त क्या हो गया, गेहूं और गेहूं का दाना और भूसा, ये संयुक्त हो गए आपके। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राइसिनेस एक शारीरिक विकार किस फसल से संबंधित है। कह रहा है कि जो राइसिनेस है एक प्रकार का शारीरिक विकार है। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं और किससे इसका संबंध है। तो आपके ऑप्शन है मिर्च, फूल गोभी, ठीक है, बैंगन या फिर टमाटर। तो रिसनेस एक प्रकार का शारीरिक विकार फूल गोभी के फसल से संबंधित होता है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फूल इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फूल गोभी। इसका सही जवाब हो जाएगा फूल गोभी। तो फूल गोभी में नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है, नाइट्रोजन की कमी के कारण। नाइट्रोजन की कमी के कारण। तो राइसिनेस एक शारीरिक विकार है जो कि फूल गोभी से संबंधित है। वहीं किसके कमी के कारण हो जाता है, तो नाइट्रोजन की कमी के कारण ये विकार हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसको भी मिलान करना है और सही दिया हुआ है, सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कुछ चीज़ों की अवस्थाएं दी हुई हैं और उदाहरण इधर दिए हुए हैं। तो अस्थिर जलीय खरपतवार आइचोर्निया से संबंधित है या फिर उद्यमी जलीय खरपतवार टाइफा से संबंधित है। सीमांत जलीय खरपतवार किससे संबंधित है, रूमेक्स प्रजाति से संबंधित है। जो पूर्ण खरपतवार है आपका सिरपस से संबंधित है। किसका संबंध किससे है, तो वही बताया जा रहा है कि इनको आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। इसका जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, पहला आपका दिया हुआ कि फ्लोटिंग एक्वेटिक वीड आइचोर्निया संबंधित है। तो यहाँ पर देखा जो फ्लोटिंग एक्वेटिक वीड है दोस्तों, यह आइचोर्निया से संबंधित है। तो ए का किससे सही मिलान हो जाएगा, ए का 1 के अंतर्गत ही हो जाएगा। तो इधर हो गया 1 में अगर देखा जाए तो ये दोनों बाहर हो गए गेम से ही, बचा कौन, ए और सी। आगे बढ़ते हैं। जो आपका उद्यमी जलीय खरपतवार इमरजेंट एक्वेटिक वीड में दिया हुआ है, इसका संबंध किससे है, तो इमरजेंट एक्वेटिक वीड का संबंध टाइफा से है, ठीक है। इसका संबंध टाइफा से। तो बी का क्या हो गया, सेकंड हो गया। 1 के बाद 2, अभी भी इसमें दोनों में यही क्रम है। आगे बढ़ते हैं। सीमांत जलीय खरपतवार
अर्थात मार्जिनल एक्वेटिक वीड का संबंध किससे है? तो सिरपस से संबंधित जो मार्जिनल खरपतवार है दोस्तों, इसका संबंध सिरपस से। तो सी का 4 हो गया, 1 2 4 हो गया आपका। सही जवाब क्या हो जाएगा? सी सही जवाब हो जाएगा। पूर्ण खरपतवार जो बचा हुआ है वो आपके रोमेक्स प्रजाति से संबंधित हो जाएगा। तो फ्लोटिंग एक्वेटिक वीड अर्चिनोरिया से संबंधित, आइचोर्निया से संबंधित। जो इमरजेंट एक्वेटिक वीड है वह टाइफस से संबंधित है। जो मार्जिनल एक्वेटिक वीड है स्क्रिपस से संबंधित है, सिरपस से संबंधित है। वहीं जो एब्सोल्यूट वीड है पूर्ण खरपतवार रोमेक्स से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रिले क्रॉपिंग का उदाहरण है? किसकी बात की जा रही है? तो यहाँ पर रिले क्रॉपिंग के बारे में कह रहा है कि कौन सा रिले क्रॉपिंग का उदाहरण है। ठीक है, आपके ऑप्शन है धान गेहूं, सोयाबीन गेहूं, मक्का तुरिया गेहूं या फिर मक्का आलू गेहूं और मूंग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही जवाब डी हो जाएगा। जो रिले क्रॉपिंग के उदाहरण है क्या है? मक्का आलू और गेहूं, ये आपके रिले क्रॉपिंग के अंतर्गत आएंगे। सबसे अच्छे उदाहरण मक्का आलू और गेहूं मूंग, ये सभी रिले क्रॉपिंग के अंतर्गत शामिल है। आगे बढ़ते हैं, गन्ने के तने का जो घसैला नामक रोग होता है वह किसके द्वारा होता है? इस रोग की बात की जा रही है। तो घसैला रोग की बात की जा रही है। आपके ऑप्शन है कवक, जीवाणु, विषाणु या फिर माइकोप्लाज्मा। तो यह माइकोप्लाज्मा के द्वारा फैलता है दोस्तों। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी। गन्ने के तने का जो घसैला रोग है किसके कारण होता है? तो माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। घसैले रोग को हम सभी लोग क्या कहते हैं? ग्रेसी सूट डिसीज कहते हैं। तो नोट कर लेते हैं इसको ताकि कंफ्यूजन ना हो। गन्ने के तने का ग्रेसी सूट रोग, गन्ने के तने का ग्रेसी सूट रोग माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं। आपका 115 नंबर क्वेश्चन क्या है? इसमें सही से मिलान करना है कौन सा सही है। इधर आपके दिए हुए हैं फसल और इधर आपका दिया हुआ उत्पत्ति का केंद्र। आपका पहला ऑप्शन लौकी, दक्षिण अमेरिका। कह रहा है कि जो लौकी फसल है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? दक्षिण अमेरिका से हुई है या फिर कहाँ से हुई है? कहीं अन्य से हुई है। वही भिंडी जो दी हुई है, भिंडी का उत्पत्ति स्थान हिंद चीन है। फूल गोभी का स्थान क्या है? अफ्रीका है। या फिर चौलाई का स्थान मेडिटेरियन क्षेत्र है क्या? तो पहले नोट करते हैं फिर अपने कूट की ओर बढ़ते हैं। तो लौकी का अगर बात की जाए, आपका ए विकल्प क्या दिया हुआ है? लौकी। तो लौकी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों, उत्पत्ति का केंद्र है, क्या है इसका? हिंद चीन है। लौकी का उद्गम क्या है? हिंद चीन हो गया। आपका बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है? आपके बी ऑप्शन दिया हुआ है भिंडी। तो भिंडी का उत्पत्ति केंद्र क्या है? अफ्रीका। भिंडी का उत्पत्ति केंद्र क्या हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। फूल गोभी का मेडिटेरियन रीजन हो गया। फूल गोभी इसका उद्गम क्या हो जाएगा? मेडिटेरियन क्षेत्र। मेडिटेरियन इलाका हो गया फूल गोभी का। वहीं आपका अंतिम जो बचा हुआ है चौलाई, दक्षिण अमेरिका से संबंधित है। दक्षिण अमेरिका में इसका उत्पत्ति केंद्र माना जाता है। क्या है? चौलाई। चौलाई का संबंध किससे है? दक्षिण अमेरिका से। दक्षिण अमेरिका। अब मिलान करते हैं अपने कूट का। तो लौकी का उद्गम क्या हो जाएगा? आपका क्या दिया हुआ है? लौकी का हिंद चीन। क्या दिया हुआ है? हिंद चीन। तो पहला आपका क्या हो गया? नंबर 2 हो गया। ए का मिलान किससे सही हो जाएगा? 2 से। भिंडी का उद्गम क्या है? अफ्रीका। तो 2 के बाद
3। अब विकल्प देखिए, 2 के बाद 3 डी में भी दिया हुआ और ए में भी दिया हुआ, ये दोनों आपके गलत हो गए। आगे बढ़ते हैं, फूल गोभी। फूल गोभी का संबंध मेडिटेरियन रीजन से, 4, 2, 3, 4। बचा आपका चौलाई। चौलाई का उद्गम क्या हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। 1 तो 2, 3, 4, 1 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पर परागित फसलों के लिए कौन सी प्रजनन विधि उपयुक्त नहीं है? जो प्रजनन विधि की बात की जा रही है, जो पर परागित फसलें हैं, ठीक है, जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं, उसकी कह रही कि कहा जा रहा है कि इसमें प्रजनन विधि के लिए कौन सी एक उपयुक्त नहीं है। आपके ऑप्शन क्या दिए हैं? समूहकरण अर्थात मास सिलेक्शन, पश्च संकरण विधि अर्थात बैकक्रॉस मेथड, और संकर और प्रजनन, संकर ओज प्रजनन, हेट्रोसिस ब्रीडिंग, और पुनरावर्ती वर्ण जो रिकरेंट सिलेक्शन होता है वह। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा उपयुक्त विधि नहीं है? तो मास सिलेक्शन दोस्तों इसके लिए उपयुक्त विधि नहीं है। कौन सा मास सिलेक्शन इसका? तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? मास सिलेक्शन की बात कीजिए, समूह वर्ण। समूह वर्ण जो कह सकते हैं कि क्रॉप पॉलिनेटेड, जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं उनके लिए उपयुक्त नहीं। तो परपरागित फसलों के लिए मास सिलेक्शन भी उपयुक्त नहीं है। मास सिलेक्शन को हम सभी लोग क्या कहते हैं? समूह वर्ण कहते हैं। और यह कह सकते हैं तो किसके लिए ठीक ठाक है? तो यह स्वपरागित फसलों के लिए उपयुक्त विधि है, मास सिलेक्शन। अब इसका संबंध किससे होगा? परपरागित फसलों से नहीं, तो यह स्वपरागित फसलों के लिए उपयुक्त हो सकती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय समेकित नासी जीव प्रबंधन केंद्र, क्या? तो राष्ट्रीय समेकित नासी जीव प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थित? आपके ऑप्शन दिए हैं, देहरादून, लखनऊ, पंतनगर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो राष्ट्रीय समेकित नासी जीव प्रबंधन केंद्र है दोस्तों, वह नई दिल्ली में स्थित है। तो आपका इसमें से क्या हो जाएगा? इसमें से कोई नहीं। कहाँ स्थित है यह? न्यू दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय समेकित अर्थात नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित। इसमें आपका नई दिल्ली ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि बोल्टिंग फसल से संबंधित है, गन्ना, सरसों, चुकंदर, जौ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन जो दिए हैं, गन्ना, सरसों, चुकंदर और जौ। बोल्टिंग की क्रिया की बात की जा रही है कि बोल्टिंग दोस्तों चुकंदर और प्याज में की जाती है। किसमें की जाती है बोल्टिंग की क्रिया? चुकंदर बोल्टिंग की क्रिया चुकंदर और प्याज में की जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका। और बोल्टिंग कहते किसे? तो प्याज में समय से पूर्व फूल आने से पहले तो उसे निकालने की क्रिया क्या कहलाएगी? बोल्टिंग कहलाएगी। जो प्याज की फसल होती है, समय से पूर्व फूल आने पर उसे निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? बोल्टिंग कहलाती है। इसको नोट कर लेते हैं। बोल्टिंग क्या है? बोल्टिंग की क्रिया चुकंदर और प्याज में होती है। समय से पूर्व फूल आने पर उसे निकालने की क्रिया क्या कहलाएगी? बोल्टिंग कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि इसमें भी आपको मिलान करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। आपको कुछ परीक्षण दिए हैं और उसके उपयोग की बात की गई, इसमें इसका किसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन है जेट परीक्षण, और कह रहा है कि जेट परीक्षण का उपयोग किसमें होता है? समरूपता का परीक्षण करने में होता है। वहीं कह रहा है कि कोई वर्ग के लिए, जो काई वर्ग है दोस्तों, काई वर्ग के लिए अनुपात और विभिन्नताओं का परीक्षण करने के लिए एफ परीक्षण कह रहा है कि छोटे नमूनों के लिए किया जाता है, या फिर विद्यार्थी टी परीक्षण बड़े नमूनों के लिए किया जाता है। तो आइए नोट करते हैं, फिर अपने कोड की ओर बढ़ते हैं। तो जो जेड टेस्ट है दोस्तों, कौन सा? जेड टेस्ट,
आपका ऑप्शन जो ए दिया हुआ है, ए की अगर बात की है, यहाँ पर जो जेट टेस्ट है किससे संबंधित है, लार्ज सैंपल से संबंधित है। लार्ज सैंपल से संबंधित जो आपका बी है, जो आपका बी विकल्प है काई स्क्वायर टेस्ट, काई का संबंध किससे, होमोजेनिटी से संबंधित है, टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी। समरूपता के परीक्षण से संबंधित है। समरूपता का परीक्षण, समरूपता से संबंधित आपका सी दिया हुआ है, सी क्या दिया हुआ है, एफ टेस्ट दिया हुआ है। तो एफ का संबंध किससे, एफ टेस्ट का संबंध, एफ टेस्ट का टू टेस्ट प्रोपोर्शन वेरिएंस से संबंधित है। किससे संबंधित है, टू टेस्ट प्रोपोर्शन एंड वेरिएंस, अर्थात अनुपात और विभिन्नताओं से संबंधित है। अनुपात और विभिन्नताओं से संबंधित है। अगला आपका दिया हुआ डी, डी आपका क्या दिया हुआ, टी टेस्ट, स्टूडेंट टी टेस्ट की बात की जा रही है। तो टी टेस्ट का संबंध स्मॉल सैंपल से है। स्मॉल सैंपल से। अब सभी लोग अपने कोड का मिलान करते हैं। कोड का मिलान किससे देखते हैं, तो जेट परीक्षण दोस्तों यहाँ पर लार्ज सैंपल की बात की जा रही है। तो आपका ए देखा जाए, ए का विकल्प क्या हो जाएगा, 4, आपके जो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 4 हो गया। वहीं बी काई, काई का संबंध समरूपता से है, तो 1 हो गया आपका। 4 के बाद 1, इसमें देखिए 4 के बाद 1 किसमें, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए सही जवाब हो जाएगा। एफ परीक्षण का संबंध किससे है, दिया हुआ है आपका अनुपात और विभिन्नताओं से संबंधित है। वहीं स्टूडेंट टी परीक्षण का संबंध किससे, स्मॉल सैंपल से संबंधित। ये कई बार अलग अलग तौर पर भी पूछे गए और कई बार तो देख सकते हैं आप सभी लोग सम्मिलित करने वाले ही आए हैं और कई बार इनको पृथक रूप से क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। जो जेट टेस्ट होगा दोस्तों, जेट टेस्ट के लिए बड़े सैंपल के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। काई स्क्वायर टेस्ट की बात की जाए, जो काई स्क्वायर टेस्ट होता है वह टू टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी होता है। इसका होमोजेनिटी का तात्पर्य क्या हो जाएगा, समरूपता का परीक्षण से हो जाएगा। वहीं जो एफ टेस्ट है अनुपात और भिन्नताओं का परीक्षण से संबंधित, टी टेस्ट स्मॉल सैंपल से संबंधित है। ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ महत्वपूर्ण परीक्षण और उनका उपयोग। आगे हमारा अंतिम क्वेश्चन 120 है। पादप प्रजनन के निम्नलिखित क्रियाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किसकी बात की जा रही है, तो सही क्रम में व्यवस्थित करने की बात की जा रही है। तो इसका सही क्रम क्या है, इसको समझते हैं। आपके दिए हैं वर्ण या फिर मूल्यांकन, विविधता का उत्पादन, वितरण, गुणन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आइए इसको क्रमवार लगाते हैं। पहले तो आपका हो जाएगा पादप प्रजनन की जो क्रियाएं हैं उसका क्रम क्या है, विविधता का उत्पादन, क्रिएशन ऑफ वेरिएशन हो जाएगा। तो आपका पहला क्या हो जाएगा, विविधता का उत्पादन, विविधता फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा आपका। फिर अगला इसके बाद मूल्यांकन, मूल्यांकन। फिर आपका क्या हो जाएगा, गुणन और वितरण। विविधता का उत्पादन, वर्ण, मूल्यांकन, गुणन और वितरण। तो उनको क्रमवार लगाया जाए, क्या है दिया हुआ आपका, देखा जाए पहले विविधता का उत्पादन दिया हुआ, तो विविधता का उत्पादन क्या हो जाएगा, आपकी रैंकिंग क्या दी है, 3rd हो गई आपकी। फिर अगला आपका वर्ण, वर्ण दिया हुआ 1 हो गया आपका। फिर इसके बाद मूल्यांकन 2 दिया हुआ, मूल्यांकन 2 नंबर पे दिया हुआ। गुणन कितने पर दिया हुआ है, 5 पे। और वितरण कितने पर दिया हुआ है, 4 पे। तो आपका कोड क्या बनेगा, 3 1 2 5 4। इसमें देखिए आपका डी विकल्प जो दिया हुआ है 3 3 1 2 5 4, ये आपका क्रम दिया हुआ। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये तो हमारे करीब जो पिछली बार पेपर हुआ था उसके प्रश्न थे 120, हमने आप सभी लोगों को करा दिया। अब इससे जो पूर्व के वर्षों में कराएंगे होंगे उन प्रश्नों की ओर हम सभी लोग बढ़ेंगे। अब जो 120 प्रश्नों की श्रृंखला है दोस्तों, इसको एक में कंबाइन करके भी आप लोगों को एक वीडियो उपलब्ध करा देंगे ताकि आप सभी लोग फास्ट रूप से
रिवीजन कर सकें। और इसी प्रकार हमारी यह श्रृंखला चलती रहेगी, समय समय पर रिवीजन भी होता रहेगा आप सभी लोगों का। बाकी अन्य क्लासेस तो हो ही रही हैं, उनको भी आप सभी लोग करते रहिए बारी बारी। रिवीजन दोस्तों करना बहुत ही ज़रूरी है, पढ़िए भले ही कम पर रिवीजन करते रहिए जितना कम से कम आप लोगों ने पढ़ा है, ताकि वो आसानी से आप सभी लोगों को याद रहे। बार बार उसका रिवीजन करते रहिए, भूलिए ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।